Once again, welcome at Life Science Academy Bhilai. I am Akram. So we are moving to Modern Ecology Part 17 और आज का टॉपिक हमारा रहेगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो लास्ट टॉपिक हमने बायोडाइवर्सिटी डिस्कस किया था, उसके कंजर्वेशन पार्ट को देखते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो बात करते हैं द टर्म बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से कहते हैं रेफर टू वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मींस अर्थ में जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है उसमें कितना वेरिएशन है, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एट इट लेवल, वो अपने लेवल पे, जो कि जीन्स टू इकोसिस्टम तक चेंजेस हो सकते हैं, देखने को मिल सकता है। और इसमें सारे के सारे प्रोसेस जो कि एवोल्यूशनरी हो सकता है, इकोलॉजिकल और कल्चरल, जो लाइफ को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ स्पीसीज का ही पार्ट नहीं है, इसके साथ में ये सारे अदर प्रोसीजर्स जो है, पार्ट जो है, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो भी वेरिएशन हम देखते हैं जीन्स में, कोई भी स्पीसीज है उसके आपस में ढेर सारे वेरिएंट हो सकते हैं, मींस क्योंकि उनके जीन्स में डिफरेंस हो सकता है, और जीन्स में डिफरेंस होगा तो स्पीसीज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसे हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स में चेंजेस होने की वजह से। सेकेंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन अ गिवन कम्युनिटी। कोई भी एक कम्युनिटी है उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है। जैसे हम प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जीनस एक होता है लेकिन स्पीसीज बहुत सारी हो सकती है वहां पर, तो उसको हम कहेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड थर्ड वन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, किसी भी एक जियोग्राफिकल लोकेशन को हम लें और वहां पर हम देखेंगे तो इकोसिस्टम में वेरिएशन देखने को मिलेगा। जब वेरिएशन इकोसिस्टम में मिलेगा तो उसकी ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है उसमें भी हमको चेंज देखने को मिलेगा। तो इकोसिस्टम में चेंज होने की वजह से डाइवर्सिटी में चेंज आएगा, इसे हम कहेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और फाइनल जो इसका आउटकम होता है, जो फाइनल इंपैक्ट है, वो ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस पे और एनवायरनमेंट पे देखने को मिलता है। कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू R.H. Whitaker 1972 में दिया था इसको। फर्स्ट वन अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन साइट्स और हैबिटेट। किसी भी एक लोकल एरिया को अगर हम ले लें और वहां का हम जो भी मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी निकालेंगे उसे हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। सेकेंड वन बीटा डाइवर्सिटी, इफ वी कंपेयर डाइवर्सिटी ऑफ द टू इकोसिस्टम, अगर हम दो इकोसिस्टम लें और डाइवर्सिटी कंपेयर करें तो हम क्या कहेंगे इसे? बीटा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन गामा डाइवर्सिटी, ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इन एनी रीजन। कोई भी एक रीजन है बड़ा, उसको हम ले लेंगे तो वहां पर जो ओवरऑल डाइवर्सिटी रहेगी उसको हम कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। अब इसको याद रखने के लिए हम सिंपल सा अपना स्टेट देखते हैं। तो अगर हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट का डाइवर्सिटी चेक कर रहे हैं तो वो हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। अगर हम किसी दो डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो लैंड्स हैं उसमें चेंज देखने को मिलेगा तो वेजिटेशन का टाइप चेंज होगा, और जब वेजिटेशन चेंज होगा तो साथ ही साथ फ्लोरा फौना दोनों में चेंज देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम जब दो डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में जो डाइवर्सिटी कहेंगे वो कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। और ओवरऑल जब पूरे स्टेट की डाइवर्सिटी को एक साथ देखेंगे तो हम कहेंगे उसे गामा डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल थ्रेट्स, थ्रेट्स मींस जो भी उसमें नुकसान होने वाला है, जो उसके खतरे आशंकित हैं पहले से ही। इसमें लॉस ऑफ हैबिटेट, क्योंकि हम देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है और इसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है अधिकांश स्पीसीज का। इन्वेजन ऑफ द अदर स्पीसीज, क्योंकि हो सकता है हैबिटेट लॉस हुआ है, इसकी वजह से जो स्पीसीज हैं वो सर्वाइव करने में कैपेबल नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, या तो वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जाएंगी या वहां कुछ गैप बनेगा। इसकी वजह से इन्वेसिव स्पीसीज को मौका मिलेगा और वो कम रिसोर्सेज में अपने आप को स्टेबल कर लेंगी। इससे क्या होगा, नई स्पीसीज जो वहां पर पहले नहीं थी वो इन्वेशन किया और आके अपने आप को स्टेबल कर लेंगी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम किसी भी रिसोर्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इसकी वजह से भी डाइवर्सिटी थ्रेट्स डेवलप हो सकते हैं। एंड पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिस्टर्बेंस, ये भी एक मेजर फैक्टर है जो कि ह्यूमंस के थ्रू हो रहा है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स हैं जो हमको रिजल्ट में देखने को मिलता है ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी के चेंज के फॉर्म में। बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्शन जो होता है लॉस और डिसअपीयरेंस, मींस किसी भी चीज का अगर लॉस हो रहा है या वो डिसअपीयर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सटिंक्शन। और ये नेचुरली होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के टाइम पे ये नेचुरली होता है। नेचुरल एक्सटिंक्शन, अगर स्पीसीज लॉस हुई है चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है और चेंज होने की वजह से ही कुछ ना कुछ उसमें क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलेंगे फाइनली, और स्पीसीज जो सर्वाइव कर सकती हैं, अपने आप को रख सकती है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में, तो वो कैपेबल होंगी सर्वाइव करने के लिए। और जो अपने आप को चेंज नहीं कर पाती हैं
फिट नहीं रख पाती हैं एनवायरनमेंट में तो वो लॉस्ट हो जाती हैं, इसे कहेंगे नेचुरल एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन जब हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो वहां पर हम देखते हैं कि बीच बीच में कुछ समय आता है कि एक साथ में बहुत सारी स्पीसीज का लॉस हुआ। सबसे बड़ा एग्जांपल है जुरासिक टाइम का, जो कि जितने डायनासोर्स थे आज हम फॉसिल के फॉर्म में देख रहे हैं, तो बड़े बड़े जो कैटास्ट्रॉफी हुई थी वहां पर, और इसकी वजह से एक साथ मास एक्सटिंक्शन है वहां पर देखने को मिला था। तो बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर एक बार में ही खत्म हो जाती हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, मैन मेड एक्टिविटी, जैसे हम कॉमनली डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से अधिकांश जो इकोसिस्टम है वो खराब होते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता है और इसी वजह से हमको एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है, इसे हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, ससेप्टिबिलिटी का मतलब संवेदनशीलता, तो ये प्रोन है, इनके चांसेस ज्यादा हैं एक्सटिंक्शन होने के। स्पीसीज ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो ये रीजन हो सकते हैं जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, अगर साइज पॉपुलेशन का छोटा है तो वहां पर चांसेस हैं क्योंकि जल्दी स्पीसीज खत्म हो सकती है, नंबर की अगर इंडिविजुअल की अगर डेथ हो गई वहां पर तो। लार्ज बॉडी साइज, अगर बॉडी साइज बड़ा है तो भी चांसेस होते हैं क्योंकि बॉडी साइज बड़ा है इसका मतलब उनका ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो सकता है। और लो रिप्रोडक्शन रेट, अगर पॉपुलेशन के नंबर्स भी कम है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी रेट कम है, तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से नंबर जो इंक्रीज होगा पर मंथ, पर ईयर या पर 5 ईयर जो भी हम देखें, जब रिप्रोडक्शन लो होगा तो इस कंडीशन में इनका एक्सटिंक्शन पॉसिबल है। हाई ट्रॉपिक लेवल, हाई ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा, ऐसे हम बात करते हैं ग्रासेस की जो प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स हो गया, उसके बाद फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो अगर ये ट्रॉपिक लेवल में अपर लेवल पे हैं तो उस कंडीशन में इनका जो फूड है वो फूड क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा, मतलब इनके जो प्रे रहेंगे या जो फूड इनका हैबिट रहेगा वो लिमिटेड हो जाएगा, इसी की वजह से इनको फूड आसानी से अवेलेबल नहीं होगा और ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट्स, अक्सर आपने देखा होगा अगर डिस्कवरी वगैरह में कि एनिमल्स जब पानी के लिए जाते हैं गर्मियों के मौसम में तो उनका माइग्रेशन का रूट जो रहता है वो फिक्स होता है, और ऐसी स्पीसीज जिसका रूट माइग्रेटरी फिक्स रहेगा तो प्रेडेटर जो होते हैं आसानी से इनको अपना शिकार बना सकते हैं, इससे भी इनके नंबर कम हो जाएंगे। नैरो इन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनका नैरो है, पर्टिकुलर एक हैबिटेट या एक ही प्लेस में देखने को मिलते हैं और बाकी जगह इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी चांसेस हैं एक्सटिंक्ट होने के। हाई स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मींस क्या होगा कि फूड के टर्म्स में, हैबिटेट के टर्म्स में, नीश के टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में अगर ये बहुत ज्यादा स्पेशल अपने आप को बना के रखे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में भी चांस होगा कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। एंड पुअर डिस्पर्सल, कि इनका आसानी से डिस्पर्सल नहीं होता है, तो ये भी एक रीजन है। तो ये जो जिनके 8 फैक्टर्स दिए हुए हैं ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी, IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। फॉलोइंग आर द कैटेगरी, कैटेगरी डिवाइड की गई है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। तो लिस्ट में जो बनाई गई है उसका मकसद क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, कौन सी स्पीसीज है जो अभी थ्रेटेंड स्पीसीज है जो कि विलुप्तप्राय हो सकती है, बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती है, उनका आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। अवेयरनेस, ताकि इनको हम बचा सकें। ग्लोबल इंडेक्स लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, कि हर एक स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और कंट्री वाइज मिलाकर ग्लोबल इंडेक्स हम तैयार कर सकते हैं कि पर ईयर हमारी या पर 5 ईयर में स्पीसीज कौन कौन सी एक्सटिंक्ट हो रही है या कौन सी हो सकती है। एंड टू मेक एफर्ट फॉर कंजर्वेशन, जब हमको ये सारा चीज मिल जाएगा तो हम स्पीसीज का कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो ये इसके फाइनल जो है रेड लिस्ट के यूजेस हैं। अब कैटेगरी, कैरेक्टर और एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट वन एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मींस क्या होगा, जब कोई भी स्पीसीज लास्ट इंडिविजुअल जो है वो खत्म हो चुका होगा उसका, तो हम कहेंगे ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जैसे पैसेंजर पिजन मैसेज लेने का काम करते थे। सेकंड वन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मींस बहुत इसको एफर्ट लगाया गया कि रिकॉर्ड करें कहीं पर इसकी प्रेजेंस है या नहीं है, लेकिन बहुत खोजने पर भी अभी तक इसका रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब पॉसिबिलिटी है कि कहीं अलाइव हो लेकिन वाइल्ड कंडीशन में ये देखने को नहीं मिला, इसे कहेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब ये क्या होगा, गंभीर जो खतरा है उसको हम कहेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब ये होता क्यों है, इनका जो रिस्क है एक्सटिंक्शन का बहुत ज्यादा है क्योंकि लगभग 10 इयर्स या 3 जनरेशन में इनका मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो चुका होता है। और इसका रीजन भी है इनब्रीडिंग एंड होमोजाइगोसिटी। तो ये हम इनब्रीडिंग और होमोजाइगोसिटी जो है पढ़ेंगे इवोल्यूशन के चैप्टर में,
तो ये दो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इनमें डिजीज के फैक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और इसी की वजह से इनकी डेथ पॉसिबल होती है और नंबर जो होते हैं बहुत तेजी से इनके डिक्रीज होते जाते हैं, जो कि एग्जांपल है घड़ियाल्स का। एंडेंजर्ड स्पीसीज वेरी लेस इन नंबर, क्योंकि इनके नंबर कम है और इसी वजह से इनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, जैसे टाइगर, जियांट पांडा एंड राइनोसोरस। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मींस क्या होगा, लुप्त प्राय। इनके नंबर भी कम नहीं है लेकिन उसके बाद भी ये हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में हैं। तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क इनको दे रहे हैं, जैसे चीता, लॉयन, पोलर बियर। तो ये जो कैटेगरीज हैं इनके कैरेक्टर और एग्जाम्पल जो हैं ये हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली कैटेगरी एंड कैरेक्टर्स। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन की बात करेंगे तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इन विट्रो होगा, इन विट्रो मींस लैब की कंडीशन में। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करें तो हम जर्म प्लाज्म में हैं या जीन बैंक बना के रखते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो इसे हम कहेंगे इन विट्रो। दूसरा आता है इन विवो मींस नेचुरल कंडीशन में। अब ये भी दो तरीके से हो सकता है, या तो वो इन सीटू हो मींस नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हम कंजर्व करें प्लांट और एनिमल को, इसके अंतर्गत नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, या एक्स सीटू कैपेबल नहीं है तो हम उसको आर्टिफिशियल सिस्टम देते हैं ताकि कुछ समय तक कंजर्व करें और फिर वापस उसको वाइल्ड में छोड़ दें। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है, अगर एनिमल्स की बात करें तो वहां पर जू, और प्लांट्स की बात करें तो बॉटनिकल गार्डन में हम देख सकते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर, जो भी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेनेंस है और प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं। इसमें नेशनल पार्क आते हैं। नेशनल पार्क जो होता है मोस्टली नेशनल गवर्नमेंट ही डिजाइन करती है और डिसाइड करती है कहाँ इसको बनाना है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, दे आर लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मींस कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस, तो लर्निंग प्लेस होता है जो कंटिन्यू डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट एक दिन में तो होता नहीं है, बहुत समय लगता है इसमें, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये कंटिन्यू चलने वाला है। तो हमारा एक लर्निंग प्लेस हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो चालू किया गया था अंडर इंटर गवर्नमेंटल मींस अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट है आपस में ये टाई अप करते हैं। इसमें MAB प्रोग्राम जो है चालू किया गया था बाय यूनेस्को डायरेक्टर जनरल 1971 में। अब MAB प्रोग्राम जो है इसका पूरा मींस होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। देयर स्टेटस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मींस जहां भी बनेगा इंटरनेशनल लेवल पे इनको पहचान मिलती है कि यहाँ they are site for testing interdisciplinary approaches to understanding and managing changes and interaction between social ecological system। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होती है मींस अलग अलग स्ट्रीम्स की जो स्टडीज हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है सोशल इकोलॉजिकल सिस्टम के तहत हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं। उसके प्रिवेंशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए सारी स्टडीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दे आर प्लेस दैट प्रोवाइड लोकल सोल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस। जैसे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती है तो छोटे छोटे प्लेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से कंप्लीट एंटायर अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिली है। तो ये एक प्लेस होता है जहां पर हम लोकल सोल्यूशन देख सकते हैं जिससे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक्सटिंक्शन की उसको हम रोक सकें, टाल सकें। बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ये तीनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट, ये नेशनल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, लेकिन इनका जो भी ज्यूरिडिक्शन होता है, न्यायिक क्षेत्र जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट जहां ये लोकेटेड है जिस भी स्टेट में उनके पास होता है। अब ये डायग्राम से देख सकते हैं 3 रीजन में बायोस्फीयर रिजर्व को हम डिवाइड करते हैं। पहला आता है कोर रीजन, तो कोर ये ग्रीन रीजन दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ही लेस एक्टिविटी जो होती है, कुछ एकदम स्पेसिफिक अगर स्टडी है तो ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जो एक्टिविटीज है ह्यूमन की अलाउड नहीं होती। सेकेंड वन बफर जोन, बफर जोन में देखेंगे हम तो ये जो ब्लू रीजन दिख रहा है यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, कुछ बहुत टूरिज्म है, और जो ट्राइब्स लोग ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं उन ट्राइब्स को रिप्लेस करना मुश्किल होता है तो वो वहाँ पर अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। और ट्रांजिशन जोन की बात करें तो ये सबसे अपर पार्ट होता है और यहाँ पर फ्री एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कि टूरिज्म, एजुकेशन, जो ट्राइब्स रह रहे हैं ये सब चीज एक्टिविटी अलाउड होती है यहाँ पर। तो जोन जो हमने देखा उसको फिर से देख लेते हैं। कोर जोन जो कि लीस्ट डिस्टर्ब एरिया होगा, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं होती है। बफर जोन की बात करें, एक्टिविटी लाइक रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन, हंटिंग, फिशिंग, ग्रेजिंग, टिम्बर प्रोडक्शन, तो कुछ एक्टिविटीज अलाउड है और कुछ नहीं है। ट्रांजिशन जोन की बात करें जो कि आउटर जोन होता है, यहाँ पर कोऑपरेशन बिटवीन लोकल पॉपुलेशन एंड मैनेजमेंट सेटलमेंट होता है जिसमें क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजर्वेशन सभी चीजें अलाउड होती हैं।
A biodiversity hotspot is a biogeographic region with significant level of biodiversity that is threatened by human habitation. Means humans की एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हुआ है। तो ऐसा रीजन जहाँ पर ये चीजें हमको देखने को मिल रही हैं ह्यूमंस की एक्टिविटी के थ्रू, उसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे नॉर्मन मेयर, जिन्होंने द एनवायरमेंटलिस्ट नाम से 1988 और 90 में आर्टिकल है वो पब्लिश किया था। हॉटस्पॉट की डेफिनेशन हम क्या देंगे, अर्थ का ऐसा रीजन जो बायोलॉजिकली रिचेस्ट है, मीन्स यहाँ पर डाइवर्सिटी प्लांट एनिमल की बहुत ज्यादा है, बट मोस्ट एंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स, मीन्स यहाँ पर बायोलॉजिकली रिचेस्ट तो है ये रीजन, साथ ही साथ बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड भी है, यहाँ पर खतरा भी ज्यादा है स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का। तो ऐसा रीजन जहाँ पर डाइवर्सिटी भी हो और एक्सटिंक्शन का, एंडेंजर्ड का होने का चांसेस भी ज्यादा हो, उसे हम कहेंगे हॉटस्पॉट। क्राइटेरिया क्या होगा, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। अगर एंडेमिक स्पीसीज है जो पहले यहाँ थी, अब हो सकता है कहीं और होंगी या चेंज होने की वजह से नंबर कम हो रहे होंगे, तो वो होना चाहिए। और डिग्री ऑफ थ्रेट, मीन्स जो स्पीसीज का हैबिटेट लॉस हुआ है, ये दो मेजर क्राइटेरिया होते हैं चेक करने के लिए। इंडिया में देखा जाए तो मेजरली 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखे जाते हैं, और ओवरऑल अगर हम साइट रीजन को मिला देंगे तो 4 बायोडाइवर्सिटी रीजन है। तो 2 मेजर्स की बात करें, इसमें ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, जो कि बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रीजन है, और यहाँ पर हमको एक्सटिंक्शन है वो भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इंडो बर्मा रीजन है, और सुंदरलैंड जो कि निकोबार ग्रुप आइलैंड का पार्ट है। तो ये मिलाकर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में हो जाते हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज, इट इज अ स्पीसीज सिलेक्टेड टू एक्ट एज एम्बेसडर और आइकॉन, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट का या एरिया का ये एक एम्बेसडर, आइकॉन होता है, सिंबल होता है, जो कि किसी भी हैबिटेट इशू, कैंपेन या एनवायरमेंटल कॉज की वजह से हमको देखने को मिला है। मीन्स अगर इसमें कुछ लॉस हुआ है, स्पीसीज के नंबर कम हुए हैं, तो ये फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं। एग्जाम्पल है बंगाल टाइगर, जियांट पांडा, गोल्डन लायन टैमरिन। ये क्या है, जैसे मंकी की वर्ल्ड को हम डिवाइड करें तो न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन में। तो ये टैमरिन है, इज अ स्मॉल न्यू वर्ल्ड मंकी ऑफ फैमिली कैलीट्राइकिडी। By focusing on achieving conservation of these species, status of many species which share its habitat, अगर हम इन स्पीसीज का कंजर्वेशन करें तो जो इसके साथ में हैबिटेट में स्पीसीज रह रही हैं, जो ऑलरेडी वल्नरेबल कंडीशन में हैं, थ्रेट्स है उनको, उनका भी जो चांसेस है सर्वाइव करने का वो इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे तो फ्लैगशिप स्पीसीज कीस्टोन स्पीसीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये स्पीसीज गुड इंडिकेटर जो एनवायरनमेंट चेंज है उसका भी काम कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों ही फैक्टर यहाँ पर होते हैं। अम्ब्रेला स्पीसीज की बात करेंगे तो ये ऐसी स्पीसीज हैं जिसको हम कंजर्व करेंगे, और कंजर्व करने का डिसीजन लेने के बाद हम देखेंगे कि एक स्पीसीज को कंजर्व करने से बाकी स्पीसीज को भी बेनिफिट मिलता है। इसके एग्जांपल में भी टाइगर देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे कंफ्यूजन होता है दोनों में क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज जो है ये क्या था, एक एम्बेसडर या आइकॉन था किसी भी एक एनवायरनमेंट का, या एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो उसकी वजह से जो भी चेंजेस आए हैं स्पीसीज में हम देख सकते बता सकते हैं। तो ये क्या है, एक आइकॉन की तरह काम करता है, मार्केशन पॉइंट हो सकता है। लेकिन अम्ब्रेला की बात करें तो अम्ब्रेला स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनका लार्ज हैबिटेट होता है, इनकी नीड होती है हैबिटेट बड़ा, क्योंकि अब सपोज हम एक टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं, उसका हैबिटेट हमेशा बड़ा होगा। जब हैबिटेट बड़ा होगा तो उसके पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ टाइगर ही नहीं, अदर जो स्पीसीज है उनका भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों में, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, तो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि स्टडी बॉडी काम करती है इंडिया में, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंडिया में ये अप्लाई किया गया था। गवर्नमेंट ने इसको एज ए इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से 1 अप्रैल 1973 को, और स्टार्टिंग में इंडिया में 9 टाइगर रिजर्व थे, जबकि आज की कंडीशन में 50 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि ओवरऑल 18 स्टेट्स में अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, देखते हैं फिर आगे। थैंक यू वेरी मच।